बीकॉम पार्ट फर्स्ट का नेक्स्ट चैप्टर है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अधिमान अंशों का शोधन। पहला बिंदु आता है अधिमान अंशों के शोधन से आप क्या समझते हैं। जब भी कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो वह कंपनी अधिकतम 20 वर्षों के लिए शेयर इशू कर सकती है। अधिमान अंश 20 वर्ष तक इशू हो सकते हैं, 20 सालों के लिए इशू हो सकते हैं। और जब 20 साल पूरे होने वाले होते हैं तो कंपनी प्राप्त धनराशि उन पूर्वाधिकार यानी प्रेफरेंशियल होल्डर्स को लौटाकर और अपने शेयर वापस ले लेती है। तो अधिमान अंशों पर जो प्राप्त राशि है उसे पुनः जनता को लौटाकर और अपने अंशों को क्रय करना या खरीदना अधिमान अंशों का शोधन है। वापस बात करते हैं। जब कोई कंपनी अपने अधिमान अंश जनता से वापस लेकर और उन पर देय राशि पुनः जनता को लौटा देती है तो उसे अधिमान अंशों का शोधन कहा जाता है। दूसरा बिंदु, अधिमान अंशों के शोधन के प्रमुख शर्त क्या है। अधिमान अंशों का शोधन तभी हो सकता है जब अधिमान अंश पूर्ण प्रदत्त हो। आपने अधिमान अंश इशू किया और अधिमान अंश मान लीजिए आपने अधिमान अंश इशू किया और मान लीजिए कि अधिमान अंश जो था वो 100 रुपये का था। आपने उसमें एप्लीकेशन प्राप्त कर ली, अलॉटमेंट प्राप्त कर लिया, फर्स्ट कॉल प्राप्त कर लिया, लेकिन सेकंड कॉल की धनराशि अगर उस पर बकाया है तो आप अधिमान अंशों का शोधन नहीं कर सकते। ये जरूरी है कि जो अधिमान अंश आपने इशू किया है उस पर संपूर्ण धनराशि एप्लीकेशन से लेकर और फाइनल कॉल तक की धनराशि आपने मांगी हो और उन अंशों पे आपने प्राप्त कर ली हो। तो जब आप अंशों पर संपूर्ण राशि मांग कर प्राप्त कर चुके हैं, जब आप अंशों पर संपूर्ण राशि मांगकर प्राप्त कर चुके हैं तभी उन अंशों का शोधन हो सकता है। अन्य परिस्थिति में उन अंशों का आप शोधन नहीं कर सकते। तो ये जरूरी है कि आपने उन अंशों का पर संपूर्ण राशि प्राप्त कर ली। तो प्रमुख शर्त यह आती है कि उन्हीं अधिमान अंशों का शोधन हो सकता है जो पूर्ण प्रदत्त हो, फुल्ली पेड अप हो, जिन पर संपूर्ण राशि आप मांग कर प्राप्त कर चुके हो, उन्हीं का शोधन हो सकता है। दूसरा, जब भी आप अधिमान अंशों का शोधन करते हैं तो शोधन के लिए हमारे पास कुछ सोर्सेस होते हैं, कुछ स्रोत होते हैं। जैसे अधिमान अंशों का शोधन अर्थात जब आप अधिमान अंशों की धनराशि 20 साल बाद वापस लौटाएंगे तो आपके पास लौटाने के लिए पैसा होना चाहिए। ये पैसा कहाँ से आ सकता है, इसके सोर्सेस क्या है। पहला सोर्स होता है कैपिटल। अधिमान अंशों पे आपको जो भी धनराशि लौटानी है वह धनराशि लौटाने के लिए आप अपने बैंक खाते से पैसा निकाल सकते हैं। आप अपने बैंक खाते से पैसा निकालो और यह पैसा आप लौटा दो। इस धनराशि को लौटाने का जो तरीका है उसे कहा जाता है
पूंजी में से धनराशि को लौटाना। दूसरा मेरे पास तरीका आता है कोषों से शोधन करना, यानी कि कोष। आप अधिमान अंशों की धनराशि लौटाने के लिए रिजर्व फंड, पी&एल एवं अन्य प्रकार के कोषों को भी आप यूज कर सकते हैं। आप इन कोषों से पैसा निकालकर और आप इन कोषों से पैसा निकाल के, जैसे रिजर्व है, फंड है, पी&एल है, कंपनसेशन फंड है, इक्विलाइजेशन फंड है, तो आप इन कोषों से पैसा निकालकर भी अधिमान अंशों पर देय राशि को आप चुका सकते हैं, पे कर सकते हैं। तीसरा स्रोत आता है मेरे पास में मिला जुला स्रोत। अधिमान अंशों पे आपको जितनी धनराशि वापस चुकानी है उसके लिए कुछ धनराशि आप अपने बैंक खाते से तो कुछ कोषों से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चौथा सोर्स आता है वो आता है नए अंशों का निर्गमन। आप नए शेयर इशू कर लें और नए शेयर इशू करने से आपके पास जो धनराशि आएगी उस प्राप्त राशि से आप पुराने अंशों की राशि को आप लौटा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, या तरीका या सोर्स होता है। नए शेयर इशू कीजिए, नए शेयर पर जो राशि आएगी, जो पैसा प्राप्त होगा उसे पुरानों को लौटा दीजिए। ये भी एक तरीका होता है। तो जब भी आप अधिमान अंशों का शोधन करते हैं या उनकी राशि लौटाते हैं तो मेरे पास 4 सोर्स हो गए। पहला सोर्स पूंजी से भुगतान हो सकता है, कोषों से भुगतान हो सकता है, कुछ बैंक से यानी कुछ पूंजी से तो कुछ कोषों से भुगतान हो सकता है। चौथा भुगतान हो सकता है नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त राशि से। एक पांचवा विकल्प और है, स्रोत नहीं है, विकल्प है। आप चाहें तो पुराने अधिमान अंश लेकर, जिनका समय पूरा हो चुका है, उसके बदले आप नए प्रेफरेंस शेयर दे सकते हैं, अदला बदली करना। तो ये जो परिवर्तन द्वारा भी आप शोधन कर सकते हैं। आप पुराने अधिमान अंशों के बदले आप नए अधिमान अंश दे सकते हैं, नए इक्विटी शेयर्स दे सकते हैं। तो ये जो अदला बदली है ये भी आपके शोधन का एक प्रमुख विकल्प है। अगला आता है अधिमान अंशों के शोधन के टाइप्स, प्रकार। जब भी आप अधिमान अंशों का शोधन करेंगे तो यह शोधन जो आप करेंगे इसमें कुछ प्रकार हैं। एक तो शोधन होता है सममूल्य पर, एक शोधन होता है बट्टे पर, एक शोधन होता है प्रीमियम पर। यदि आप अधिमान अंशों का शोधन सममूल्य पर करेंगे, अर्थात 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर के बदले में आप 100 रुपए चुकाएंगे, तो यह कहलाएगा 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर के अगर आप 100 रुपए चुकाएंगे तो इसे आप कहेंगे सममूल्य पर शोधन। 100 के अगर आप 90 चुकाते हैं, कम चुकाते हैं, तो इसे कहेंगे बट्टे पर शोधन। सममूल्य पर शोधन करना एक सामान्य स्थिति है, बट्टे पर शोधन करना आपके लिए एक फायदेमंद स्थिति है। यदि आप बट्टे पर शोधन करेंगे तो ये जो डिस्काउंट होगा, ये डिस्काउंट आपके लिए एक प्रकार का पूंजीगत लाभ है। इस प्रकार के पूंजीगत लाभ को आप हमेशा व्यवसाय के पूंजी संचय खाते में, कैपिटल रिजर्व खाते में हस्तांतरित करते हैं। अगला जो प्रकार आता है, या अगला जो स्थिति है वो है
अंशों का प्रीमियम पे शोधन करना। यदि आप 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर के यदि आप 120 चुकाते हैं, 130 चुकाते हैं, ज्यादा चुकाते हैं, यदि आप अधिमान अंश पर देय धनराशि यदि आप अधिक चुकाते हैं, तो जितना आप अधिक भुगतान करेंगे वो कहलाता है प्रीमियम पे शोधन करना। प्रीमियम आपके लिए या आपके व्यवसाय के लिए एक लाभ की स्थिति है, एक फायदे की स्थिति है प्रीमियम। मैं थोड़ा सा यहाँ चूक गया बोलने में। अगर आप ज़्यादा चुकाते हैं तो आप जो अधिक भुगतान करेंगे प्रीमियम का, वो आपके लिए नुकसान की स्थिति है, हानि की स्थिति है। हम पढ़ रहे हैं शोधन, या मुझसे चूक हुई है। यहाँ शोधन का मतलब है भुगतान करना। यदि आप ज़्यादा चुकाएंगे तो ज़्यादा चुकाना आपके लिए हानि की स्थिति है, लॉस की स्थिति है। ये जो अधिमान अंशों पर जो आप अतिरिक्त पैसा चुकाएंगे, जिसे आप कहते हैं प्रीमियम, इसका भुगतान करने के लिए मेरे पास दो विकल्प है। पहला विकल्प, यदि आप शोधन अधिक राशि पे करेंगे, 100 के बदले आप 120 देंगे, 130 देंगे, तो जो आप अतिरिक्त भुगतान करेंगे उस अतिरिक्त भुगतान को हम कहेंगे प्रीमियम पर शोधन करना। इस प्रीमियम को चुकाने के लिए आपके पास में सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम होना चाहिए। अगर बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो आप नए शेयर इशू करें, और नए शेयर इशू करने से आपको जो सिक्योरिटी प्रीमियम जो प्राप्त होगा, उस प्रीमियम से आप शोधन पर देय प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्रीमियम चुकाने के लिए प्रीमियम नहीं है तो फिर हम इस प्रीमियम का भुगतान करने के लिए लाभ हानि खाते का बैलेंस, रिजर्व, फंड, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। अगला बिंदु आता है शोधन पर देय पूंजी का भुगतान। 100 रुपए के अंश का 100 चुकाएंगे, वो 100 रुपए पूंजी का भुगतान। 100 के 90 चुकाएंगे बट्टे पर शोधन, वो 90 रुपए पूंजी का भुगतान। 100 के आप 120 चुकाएंगे, वो 100 रुपए पूंजी का भुगतान। तो पूंजी का भुगतान करने के लिए आपका दो विकल्प है। पहला विकल्प कोष, आप इस पूंजी का भुगतान कोषों से कर सकते हैं। पीएनएल, रिजर्व फंड, डिविडेंड फंड, कंपनसेशन फंड या जनरल रिजर्व को आप यूज कर सकते हैं। यदि फंड कम है तो आप नए शेयर इशू करें, और नए शेयर इशू करने पर जो धनराशि आएगी उस धनराशि से भी आप पुराने प्रेफरेंस शेयर्स की धनराशि को आप लौटा सकते हैं। तो पूंजी का भुगतान करने के लिए हमारे पास दो विकल्प है। मैं पुनः दोहरा देता हूं, अगर आप शोधन पर ज्यादा राशि का भुगतान करते हैं, 100 के बदले आप 120 या 130 देते हैं, ज्यादा भुगतान करते हैं, तो अधिक भुगतान जो 20 रुपये 30 रुपये जो अधिक भुगतान है उसे प्रीमियम का भुगतान कहेंगे। और प्रीमियम चुकाने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम या कोष का उपयोग कर सकते हैं। पूंजी का भुगतान करने के लिए आप कोष इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोष कम पड़े तो आप नए शेयर इशू कर सकते हैं। अगला बिंदु आता है प्रोहिबिटेड सोर्सेस। ऐसे कौन से सोर्सेस हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहला, संपत्ति बेचकर प्राप्त धनराशि। आप संपत्ति बेचकर प्राप्त धनराशि से आप शोधन नहीं कर सकते। इश्यू ऑफ डिबेंचर,
आप डिबेंचर इशू करके प्राप्त धनराशि से आप प्रेफरेंस शेयर्स का भुगतान नहीं कर सकते। टेकन लोन्स, आप लोन लेकर बैंक से आप शोधन नहीं कर सकते। तो ये कुछ प्रतिबंध है जिन्हें ध्यान में रखकर कंपनी अधिमान अंशों पर देय धनराशि पुनः लौटाती है, उनका शोधन करती है। धन्यवाद।